बीपीएससी टीआरई के लिए हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। ये सेकेंड लास्ट लेक्चर होगा। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, दांडी मार्च तक डिस्कस कर चुके हैं, गांधी एरा वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट डिस्कस करेंगे और आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 के आसपास हुआ था। और हुआ ही क्यों था? देखो, जो साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन आया था ना, उस पर डिस्कस करने के लिए। अब ये साइमन कमीशन कब आया था? देखो, एक एक्ट आया था 1919 में, मैंने बताया था। एक आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसका नाम मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोला गया है। उस एक्ट में एक प्रोविजन था कि आज से 10 साल बाद एक कमीशन आएगी, जिसको हम स्टैचूटरी कमीशन बोलते हैं। स्टैचूटरी कमीशन, उसी वही कमीशन, लेकिन वो कमीशन 8 साल बाद ही आ गया था। साइमन कमीशन का फॉर्मेशन तो ऐसे 1927 में ही हो गया था, लेकिन भारत में आया वो 1928 में। ठीक है, तो काम उसका क्या था? देखना कि ये 1919 वाला जो एक्ट था ना, वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं। देखो, 1919 के एक्ट के बाद ना 3 कमीशन आई थी। उस कमीशन के बारे में आप थोड़ा थोड़ा गूगल अप कर सकते हो। ठीक है, इवन मैं आगे बताऊंगा भी। एक कमीशन का नाम था बटलर कमीशन, एक का नाम था मुदिमन कमीशन, और एक का नाम था साइमन कमीशन। ठीक है ना, बटलर, मुदिमन और साइमन कमीशन। तो देखो, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मीटिंग हमेशा कहाँ पे होता था? लंदन होता था। बहुत लोग हैं। इवन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के कौन से लीडर? देखो, कई लीडर थे, लेकिन एक बहुत फेमस लीडर है BR अम्बेडकर। ये तीन के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए, भी याद रखिएगा। इंडिया के जो वायसराय थे वो भी गए थे। और इस कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट कौन किए थे? वहाँ का राजा, जो जॉर्ज पंचम, जिसको बोलते हैं जॉर्ज 5। बट कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस को बायकॉट कर दिया। तो इसलिए ये कांग्रेस बहुत सारा, हम ये सेशन फेल रहा, हम बोल सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस अगर सेशन में नहीं जाएगा, जिस पे डिस्कशन करना है, क्योंकि भारत को उस समय रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? कांग्रेस। तो कांग्रेस ही नहीं जाएगा, तो इस मीटिंग का, इस बैठक का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए कांग्रेस सिर्फ कौन से गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया? सिर्फ सेकंड वाला। पहला में भी नहीं पार्टिसिपेट किया, तीसरा में भी नहीं पार्टिसिपेट किया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस यानी गोलमेज सम्मेलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं गया है, तो कोई बात हुआ नहीं होगा। तो अब अंग्रेज क्या चाहता था कि कैसे न कैसे करके भारत को रिक्वेस्ट करके सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे भारत को बुलवा ले। ठीक है ना, मेन मकसद वही था ना, तब ना जाके बात होगा। तो इरविन रिक्वेस्ट किया होगा। इरविन इरविन उस समय देखना, उस समय वायसरॉय कौन था? इरविन था, याद रखिए। वो अब कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको ऊपर से लंदन से दबाव आ रहा है, तो ये अब कोशिश कर रहा है कि भारत के लीडर से हम लोग बात करें। और उस समय मेन लीडर कौन थे? गांधी जी से बात करें। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट, इसको हम दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं। अब गांधी जी और इरविन के बीच बात करवाने में कुछ लोग ने बहुत अहम भूमिका निभाई। एक नाम था तेज बहादुर सप्रू। ठीक है, MR जायेकर और VS शास्त्री, ये लोग मीडिएट करवाए कि कैसे न कैसे गांधी जी और इरविन एक टेबल पे आके बैठ तो जाए। ठीक है, अब एग्रीमेंट साइन हुआ। क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ वो देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये डेट इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में डेट भी एक बार आया था, जो सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम होता है, 5 मार्च 1931। क्लियर? अब समझते हैं एग्रीमेंट क्या क्या साइन हुआ। देखो, आपको पता 1930 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस एग्रीमेंट में हुआ कि हमारे जितने भी लीडर को आपने अरेस्ट किया उनको छोड़ दो, लेकिन लेकिन आप, उन्होंने बोला, इरविन ने बोला, सर हम गांधी जी से बात होगी, सर हम उनको नहीं छोड़ेंगे जो वायलेंट एक्टिविटीज में संलग्न पाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद रिटर्न ऑफ कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज ऑफ कंसर्न इंडिविजुअल, मतलब जिसका आपने प्रॉपर्टी हथियाया उसको दे दो। उसके बाद सॉल्ट का प्रिपरेशन लोग कर सकते हैं, ध्यान देना, सॉल्ट का प्रिपरेशन कर सकते हैं कुछ ही टेरिटरी में लोग पर्सनल यूज के लिए, क्योंकि सॉल्ट से बहुत ज़्यादा कमाता था अंग्रेज। उसके अलावा allow peaceful demonstration before the shop selling foreign goods
लिकर। देखो और क्या चाहता था, भारत के लोग चाहता था कि आप जो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है ना, पीसफुल तरीके से वो कर सकते हैं। ऐसे शॉप, ठीक है ना, जो फॉरेन गुड्स को बेच रहे हैं, यानी लिकर बेच रहे हैं, या मतलब शराब बेच रहे हैं, फॉरेन के सामान बोल बेच रहे हैं, उनको लोग उनको क्या कर सकते हैं, उनके सामने डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं पीसफुल तरीके से। ये एग्रीमेंट पे मान गया इरविन। ये था भारत की तरफ से। तो ये भारत ने बोला था, भारत की तरफ से वो मान गया, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये वो पार्ट है ना, वायलेंट एक्टिविटीज। इसी एक्टिविटीज के कारण भगत सिंह जी को नहीं छोड़ा गया, जिसके बाद गांधी जी पे गुस्साए हुए थे लोग। गांधी जहां जाते थे, गांधी जी के सामने ब्लैक फ्लैग दिखाया जाता था, ताकि गांधी जी के इस फैसले पे, तो लोगों को लगता था कि गांधी जी अगर चाहते तो छोड़ दे, भगत सिंह छूट जाते, लेकिन ये पॉसिबल बहुत कम लग रहा था। फिर हो सकता है इरविन पैक्ट ही फेल हो जाए, क्योंकि उसका मेन मोटो यही था ना कि हम उसको नहीं छोड़ेंगे, उन लोगों को नहीं छोड़ेंगे जो वायलेंट एक्टिविटीज में संलग्न है। अब कांग्रेस ने क्या माना, कांग्रेस क्या क्या माना कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ना, उसको हम रोक देंगे। क्या है, सिविल डिसोबीडियंस को मूवमेंट को रोक देंगे। और दूसरा इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या माना कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब भी होगा ना, हम जाएंगे भाई। पहले में नहीं गए थे, सेकंड में जाएंगे। देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऐसा नहीं था तीन अलग अलग, मतलब एक ही लंबा चौड़ा मीटिंग था, कई एक साल से ऊपर का मीटिंग था, उसी में तीन अलग अलग सेशन हुआ। तो सेकंड सेशन में सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और सरोजनी नायडू कई बार कुछ स्टेटमेंट देती थी, जैसे आपको पता है वो 1916 वाला जो पैक्ट हुआ ना, लखनऊ पैक्ट, उसके बाद जिन्ना को बोली थी कि ये एम्बेसडर है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के। सेम इसी तरह इरविन को और गांधी जी को क्या बोलती है कि दो महात्मा है, ठीक है। उसके बाद अगली बार क्या होता है, अगला सेशन की बात करते हैं। अगला सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक कब होता है, कराची में। कराची बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, याद रखना है आपको। सरदार पटेल प्रेसाइड किए, कौन किए, सरदार पटेल। और दिल्ली पैक्ट को पास किया गया, यानी इरविन और गांधी जी जो डिस्कशन किया था उसमें साइन किया। हाँ मान लिए, सब मान लिए, ठीक है। उसके बाद इसी सेशन में कराची सेशन बिकम मेमोरेबल फॉर द रिजोल्यूशन। किस चीज का रिजोल्यूशन साइन किया, दो चीज के, फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार, और दूसरा इकोनॉमिक प्रोग्राम पे एक ड्राफ्ट बनाया किनके द्वारा गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इनमें हेल्प किन्होंने किया था, एम एन रॉय ने। और इसको क्या कर दिया गया, इस रिजोल्यूशन को पास किया गया। पहला सेशन देखो, ये पहला वो सेशन था जिसमें पूर्ण स्वराज को पूरी तरह डिफाइन किया गया, क्योंकि पिछले 1929 वाले सेशन में बोला गया था कि हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। तो अब जाके अच्छे से डिफाइन किया गया है। अब गांधी जी जब कराची जा रहे थे तो लोग उनको ब्लैक फ्लैग दिखा रहे थे, क्यों, क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी का एग्जीक्यूशन जो हुआ, उसमें लोग मानते हैं कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते हैं। गांधी जी सीधा बोले कि गांधी मर सकता है, यानी मैं मर सकता हूँ लेकिन मेरी विचारधारा नहीं मर सकती, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला कि ये जो समय था ना, वो गांधी जी के पॉपुलैरिटी और प्रेस्टीज एकदम पीक पे था, पिनेकल पे था, ठीक है। उसके बाद 18 अप्रैल 1931 को क्या हुआ, लॉर्ड विलिंगटन, ये नए वायसरॉय, ठीक है ना, नए वायसरॉय, इरविन का जो काम कराया धराया था ना, इसने सब पे पानी फेर दिया। इसका इंटेंशन ही नहीं था कि दिल्ली पैक्ट में जो जो साइन हुआ है उस बात पे माना जाए। यानी इरविन के बाद कौन आया, लॉर्ड विलिंगटन आया, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, केटी पाल। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी गए। जिस शिप पे गए उसका नाम भी पूछ लिया था एक बारी, SS राजपूताना। और जहाँ पे ठहरे थे किंगले हॉल, वहाँ पे ठहरे थे। तो गांधी जी से रिलेटेड है तो आपको छोटे छोटे फैक्ट भी ध्यान रखने पड़ेंगे। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन गए थे, क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे केटी पाल। महात्मा गांधी जी गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने।
और किंग्सले हॉल में ठहरे थे, SS राजपूताना से गए थे। ठीक है, अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता चल रहा था आराम से। भारत के तरफ से महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू और एनी बेसेंट गई थी। ठीक है, अब बात करें महात्मा गांधी ने क्या डिमांड किया, कंप्लीट कंट्रोल ओवर डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स की। भारत के लोगों, यानी उस समय भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रहे थे कि हमें कंप्लीट कंट्रोल मिलना चाहिए कि हम भारत को डिफेंड कर सके और अपने फॉरेन अफेयर्स को क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके। फॉरेन अफेयर्स के बारे में बात हम करें, ब्रिटिशर्स नहीं। अब हुआ क्या, ये मतलब बिल्कुल फेल इसलिए हम बोला कि भारत के गांधी जी चाहते थे आज़ादी के बाद आज़ादी, बट कुछ लोग थे ना वो अपने मनमर्जी वाला काम करने लगे, अपनी बात करने लगे। जैसे जिन्ना, ठीक है ना, आगा खान, अंबेडकर, ये गांधी जी के साथ सेटलमेंट ही नहीं करना चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, मुस्लिम, दलित, अपने अपने माइनॉरिटी की बात करते थे। और गांधी जी वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द स्टेटमेंट ऑफ रामसाई मैकडोनाल्ड मेड, और गांधी जी जो रामसाई मैकडोनाल्ड ने जो स्टेटमेंट दिया था ना, गांधी जी उससे इत्तेफाक नहीं रखते थे और गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बीच से ही छोड़ के आ गए। क्योंकि गांधी जी बोले कि यार मेरी ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि गांधी जी अकेले थे जो आज़ादी की बात कर रहे थे, बाकी लोग सिर्फ कुछ कम्युनिटी की बात कर रहे थे। क्लियर। अब गांधी जी यहाँ आए तो गांधी जी ने बोला कि नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला गया कि सिविल डिसोबीडियंस रोक दो, फिर आपको ये मिलेगा ये मिलेगा, कुछ नहीं मिला। गांधी जी जैसे ही 28 दिसंबर 1931 को आए, उन्होंने फिर से जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया था इरविन के कहने पे, अब वो फिर से चालू कर दिया। ठीक है, अगले ही दिन अब वायसरॉय लॉर्ड विलिंगडन रिफ्यूज, ये गांधी जी से मिलना का मना कर दिया। मीट गांधी जी ऑन 4 जनवरी 1932, गवर्नमेंट लॉन्च इज प्रिमिटिव स्ट्राइक अगेंस्ट द नेशनल मूवमेंट बाय अरेस्टिंग। मतलब बोल दिया कि हम इसको रोकने के लिए, मूवमेंट को रोकने के लिए विलिंगडन ने क्या कर लिया, गांधी जी को ही अरेस्ट करवा लिया अगले ही दिन 4 जनवरी 1932 को। अब देखो ब्रिटिशर्स ने अपने सारे पावर को यूज कर लिया, बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाके, इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस, अनलॉफुल इंस्टिगेशन ऑर्डिनेंस, अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ मोलेस्टेशन एंड बायकॉट ऑर्डिनेंस, सब कुछ, ताकि कैसे न कैसे मूवमेंट को बिल्कुल दबा दिया जाए। कांग्रेस और बाकी जो एसोसिएशन है सबको इलीगल करार दे दिया गया और गांधी जी का जो आश्रम था ना उसको पुलिस कब्जा में कर लिया और मूवमेंट को बिल्कुल क्रश कर दिया। लेकिन फिर भी मूवमेंट चला अप्रैल 1934 तक, थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा, जब तक गांधी जी ने उसके बाद मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब देखो कम्युनल अवार्ड क्या हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल बिल्कुल फेल रहा। अब जो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर था जिसका नाम था रामसाई मैकडोनाल्ड, उसने एक नया चीज लाया, कम्युनल अवार्ड। मेन उसका क्या एम था पता है, भारत को तोड़ो और रूल करो, भारत को तोड़ो और रूल करो, वही वाला नीति था। इसमें क्या किया, सभी माइनॉरिटी को क्या किया गया, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया। बट मुस्लिम और सिख तो पहले से उनको सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, तो इस बार फोकस किया गया डिप्रेस्ड क्लास पे, यानी माइनॉरिटी पे। ठीक है, मेन तो उसका काम था तोड़ना, लेकिन उसने एक चीज बोला था कि अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है ना, रामसाई मैकडोनाल्ड ने बोला कि अगर आपके पास कोई अल्टरनेटिव है ना तो हम उसको मान लेंगे, लेकिन उस अल्टरनेटिव पे दोनों राजी करने चाहिए, हिंदू और डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, अब गांधी जी को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं, गांधी जी बिल्कुल फास्ट और मतलब आमरण अनशन पे बैठ गए पूना में। ठीक है ना, किस जेल में, यारवादा जेल में बैठ गए, क्योंकि बोला गांधी जी की ये तो कम्युनल अवार्ड डायरेक्ट हिट है नेशनल सॉलिडारिटी को, क्योंकि मुस्लिम को ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, सिख को ऑलरेडी तोड़ चुके हैं, अब हिंदू को तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये कब बैठे, 20 सितंबर 1932 को। अब मीडिएशन किया गया किस किस के बीच, महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पूना पैक्ट साइन हुआ अंबेडकर और गांधी जी के बीच। ठीक है, कहाँ पे, यहीं पे जेल में। एक्चुअली जो साइन किया गया था ना वो कहीं BR अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया। ठीक है ना,
और जो सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना था ना डिप्रेस्ड क्लास को, उसको अबेंडन कर दिया। अब उनको क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन। ठीक है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट वाला जो कॉन्सेप्ट था हटा दिया गया, अब मिलेगा रिजर्वेशन। और इस पूना पैक्ट में कितना दिया गया, सेंट्रल सीट में रिजर्व कर दिया गया 71 और 147 कर दिया गया स्टेट लेजिस्लेशन में सारा में। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो। ठीक है, और गांधी जी को अब लग गया कि अब भारत को तोड़ा जा रहा है बहुत हद तक, तो हम अब काम करते हैं, जो नीचे जो लोग तब दबे हुए लोग हैं उनको उठाने का काम करते हैं। तो इसके लिए गांधी जी ने क्या किया, ऑल इंडिया अनटचेबिलिटी लीग बनाया। ठीक है ना, जिसको हरिजन सेवक संघ भी बोलते हैं। और पहले प्रेसिडेंट इस पार्टी के या इस ग्रुप के कौन है, घनश्याम बिरला। क्या नाम है, ऑल इंडिया इन अनटचेबिलिटी लीग, हरिजन सेवक संघ, पहले प्रेसिडेंट है घनश्याम बिरला। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी किसके द्वारा बनाया गया है, बी आर अम्बेडकर, ये भी पूछ गया। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा बनाया गया, एम सी राजा के द्वारा। और बी आर अम्बेडकर ने एक बार बोला था, एम जी महात्मा गांधी लाइक ए फ्लीटिंग फैंटम राइजिंग डस्ट बट नॉट दैट लेवल। तो ये स्टेटमेंट के रूप में आ सकता है, जैसे आ गया था, आपको पता ही होगा। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बाइकआउट कर दिया, और इसका आउटकम आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गांधी जी अब हरिजन कैंपेन कर रहे हैं, गांधी जी को अब ज़्यादा मेन जो पॉलिटिक्स है उसे लेना देना नहीं है। तो स्टार्ट इन्होंने कहाँ से किया, वारदा से किया। 7 नवंबर 1933 से 29 जुलाई 1934 तक इन्होंने हरिजन सेवक संघ बनाया, अनटचेबिलिटी को बहुत दूर करने की बात की। और गांधी जी कमेंट्स 21 डे फास्ट, ये याद नहीं रखना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया। इस एक्ट के हिसाब से इलेक्शन होना है राज्य में, प्रोविंस इलेक्शन मतलब प्रांत में, यानी राज्य में इलेक्शन होना है 1937 में। ठीक है, उसके बाद इस समय इस एक्ट में सेंट्रल प्रोविंस के फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने थे, रफ़ी अहमद किदवई। ज़्यादा फैक्ट याद नहीं रखना, मैं वही फैक्ट बता रहा हूँ जिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और इस एक्ट के बारे में कई स्टेटमेंट बोले गए। सबसे पहले, कार विथ नो ब्रेक नो इंजन, कार तो है बट उसके में न ब्रेक है न इंजन है। दास्ता का अन्य पत्र है, अनंग्य पत्र है, ये दास्ता का मतलब स्लेव बनाया जा रहा है, स्लेव। ठीक है, उसके बाद प्रोविंशियल इलेक्शन हुआ 1937 में, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ वो देख लेते हैं। कांग्रेस को 5 प्रोविंस में मेजोरिटी मिली, कहाँ कहाँ, मद्रास में, यूपी में, सेंट्रल प्रोविंस यानी एमपी, बिहार और उड़ीसा। बॉम्बे, आसाम और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में क्या बने, वो लार्जेस्ट पार्टी बने। उसके बाद बंगाल, पंजाब और सिंध में मेजॉरिटी हासिल नहीं हुआ। पंजाब में कौन सरकार बना है, एक तो यूनियनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग। ठीक है ना, उसके बाद बंगाल में क्या हुआ, कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग, इन्होंने फॉर्म किया कोलिजन गवर्नमेंट। अब कांग्रेस ने जीता तो चुनाव, क्या करेगा भाई, कुछ न कुछ तो करेगा। सबसे पहले यूनाइटेड प्रोविंस एंड बिहार में टेनेंसी बिल लाए, जिससे जो टेनेंट्स लोग काम करते थे उनको थोड़ा फायदा हो। कांग्रेस हमेशा प्रो लेबर स्टैंड लेते थे कि लेबर को फायदा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे मिनिस्ट्री ने अपॉइंट किया एक टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी। ध्यान देना, बॉम्बे की जो मिनिस्ट्री थी, बॉम्बे में क्या बना रहे, सरकार बनाए हुए नहीं, बॉम्बे में एक्चुअली लार्जेस्ट पार्टी है, किसी के साथ सरकार बनाए थे, तो उसने वहाँ पे टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी बैठाई 1937 में। और टेक्सटाइल इंक्वायरी कमेटी ने क्या बताया कि पैसा लो की जो सैलरी है उसको इंक्रीज करो, हेल्थ पे फोकस करो, इंश्योरेंस कवर दो वर्कर का। समझ में आया। उसके बाद यूपी में भी यही लेबर इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, किनके अध्यक्ष में, राजेंद्र प्रसाद जी के अध्यक्ष में 1938 में। समझ में आया, काम तो करेंगे, जीते हैं, काम तो करना है। उसके मद्रास में in the Madras committee under the chairmanship of T Prakasam, the revenue minister recommend that the area under permanent zamindari settlement and रैयतवारी, not the जमींदार was the owner of the land। बोला गया क्या, मद्रास में एक कमेटी बैठाई गई थी जिसके चेयरमैन थे टी प्रकाशम। उन्होंने बोला कि जिस एरिया में
चाहे रैयतबारी है या जमींदारी, वहाँ पे जमींदार मालिक नहीं है, नहीं होना चाहिए। उसके अलावा गोविंद बल्लभ पंत सीएम बने थे यूपी के। मुस्लिम रिपोर्ट आया था, मुस्लिम के बारे में रिपोर्ट कई लोगों ने दिया थे, पीरपुर में 1938 में, शरीफ 1939 में, फजहुल हक 1939 में। तो ये सारे रिपोर्ट है मुस्लिम के हालत के बारे में, ठीक है। अब होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, कांग्रेस अपना रिजाइन कर देता है। और जैसे अब सिंपल आपसे पूछा जा सकता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुआ उसका पहला क्या था, पहला इंसिडेंट जब नाजी जर्मनी अटैक करता है पोलैंड पे। नाजी जर्मनी पोलैंड पे अटैक करता है, वो था पहला इंसिडेंट जब लगता है कि अब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर इंडिया टू बी एट अ वॉर विथ जर्मनी विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नमेंट। मतलब ब्रिटिशर्स क्या बोला कि इंडिया अब लड़ाई करने उतर गया है जर्मनी के साथ, ठीक है। अब बट कांग्रेस से पूछा भी नहीं गया। अब कांग्रेस क्या होता है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो कि वार्धा में बनी थी 14 सितंबर को, ठीक है ना, उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो एसोसिएट नहीं करेंगे इस लड़ाई में, ठीक है ना। कब तक नहीं करेंगे, जब तक ब्रिटिश सरकार हमको पूरा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस वादा न करे, ऐसा प्रोमिस करे कि हम आपको पूरी तरह पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस कर देंगे, जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होगा हम लड़ाई में आ जाएंगे। समझ में आया ना। अब गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया ही नहीं, तो कांग्रेस की मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दिया, जो 1937 में चुनाव लड़के आई थी। कितने महीने बाद, 28 महीने बाद, ठीक है। अब मुस्लिम लीग सेलिब्रेट कर रही थी डिलीवरेंस डे, किस दिन, 22 दिसंबर 1939 को। मुस्लिम खुश हो रही थी, क्यों, क्योंकि कांग्रेस की मिनिस्ट्री रिजाइन कर दी है। समझ में आया। अब एक पार्टी बनाई जाती है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, बहुत फेमस पार्टी थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। किसके द्वारा बनाया गया, आचार्य नरेंद्र देव प्रेसिडेंट थे, जयप्रकाश नारायण सेक्रेटरी थे, अच्युत पटवर्धन ये भी उसके मेंबर थे, ठीक है। वॉज ए मेंबर ऑफ कांग्रेस वर्किंग ऑर्गेनाइजर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। और लोग भी थे, अशोक मेहता, मीनू मशानी, ये लोग भी थे। अब ये तो देश में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी था। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी बना था, उसमें कौन कौन थे याद रखना, बिहार वाला भी याद रखना, देश वाला याद रखना, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, अच्युत, 2 नाम याद है काफी है, इसी से क्वेश्चन है। अच्युत पटवर्धन भी याद रख सकते हो। बिहार सोशलिस्ट में एक गंग शरण शर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा और श्री नरसिंह नारायण, ठीक है ना। उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी को क्या बोला जाता था, लोकनायक। वो क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किए थे, किनके साथ, राम मनोहर लोहिया और अरुणा सफली के साथ, ठीक है। उसके अलावा 1936 में 20 मई को एक बॉम्बे मैनिफेस्टो साइन किया गया अगेंस्ट 21 इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, ठीक है। और मतलब 21 इंडस्ट्रियलिस्ट ने साइन किया किसके खिलाफ, जो जवाहरलाल नेहरू का विचारधारा था, जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल था। तो क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट थोड़ी चाहता है कि देश सोशलिस्ट हो, उनका बिजनेस कैसे विकसित होगा। तो बॉम्बे मैनिफेस्टो आपसे पूछा है किसके द्वारा साइन किया गया था, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा साइन किया गया था। किसके खिलाफ, जो एक विचारधारा था जवाहरलाल नेहरू का, उसके खिलाफ। द सोशलिस्ट वाई बीइंग एक्टिव इन पीजेंट वर्कर्स मूवमेंट नेवर लॉस्ट द साइट ऑफ द फैक्ट दैट इंडिया इज प्राइमरी एंड वॉच फ्रीडम, ठीक है ना। मतलब वॉन्ट, मतलब देखो भले ही सोशलिस्ट पीजेंट के लिए चाहते थे, वर्कर मूवमेंट पर पार्टिसिपेट करते, लेकिन मेन मोटो उन लोग का क्या था, भारत की आज़ादी। अब 2 मेन सेशन होता है 1938 और 1939 में। कहाँ पे, हरिपुरा और त्रिपुरी में, हरिपुरा और त्रिपुरी में। सबसे पहले हरिपुरा में क्या हुआ, कांग्रेस ने 2 रिजोल्यूशन साइन किए। सबसे पहले, First, the people of princely state were assured that the moral support in the struggle against ruler, ठीक है, कि हमें आपका मोरल सपोर्ट चाहिए आपके राजा के खिलाफ लड़ाई करने पे। और कांग्रेस डिक्लेयर दैट इंडिया कुड नॉट बी ए पार्टी टू एनी, मतलब हमें नहीं लड़ाई करना सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब इसमें क्या हुआ था, इस सेशन में हेड कौन थे,
सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने एक नेशनल प्लानिंग, बहुत फेमस क्वेश्चन है, नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी, किसके चेयरमैनशिप पे? जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप पे, याद रखिएगा। इकोनॉमिक प्लान पे फोकस करते हैं। त्रिपुरी सेशन 1939 में एमपी में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस फिर से इलेक्ट हो गए। इन्होंने हराया किसको था? पट्टाभी सीतारामैया को। ये गांधी जी के वो थे, कैंडिडेट थे। गांधी जी ने अब अपोज कर दिया तो सुभाष चंद्र बोस जी ने रिजाइन कर दिया और उनके जगह पे कौन आ गया? राजेंद्र प्रसाद बोस। ठीक है ना। बोस, सुभाष चंद्र बोस और उनके फॉलोअर ने क्या बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, कांग्रेस के अंदर ही बना। पहले दो डुअल पार्टी सिस्टम था, तो ये 1939 में। ठीक है, अब हुआ क्या? मैंने आपको बताया ना, 3 कमीशन है फेमस। एक है बटलर कमीशन, 1927 में आया था बटलर कमीशन। इंडियन स्टेट कमीशन वो बोलते हैं। अब इंडियन किंग सेलेक्ट सर लेस्ली स्कॉट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन प्रिंस, या हम बोल सकते हैं प्रोविंस। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू चूजन एज ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। और 26 अक्टूबर को साइन हो गया, कश्मीर साइन किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। उसका लॉर्ड माउंटबेटन और मीर लाइक जो कि सीएम था हैदराबाद के, इन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया। ये कुछ फैक्ट था जो मैंने आपको बताया कि इंडियन किंग्स ने क्या किया कि सर लेस्ली स्कॉट को क्या बनाया कि इंडियन प्रोविंस, मतलब इनका जो राजा था, प्रिंसली स्टेट हम बोल सकते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कौन कर सकता है? सर लेस्ली स्कॉट करता। उसके बाद अब क्या हुआ? अगस्त ऑफर की बात करते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है बिहार में, याद रखें रामगढ़ अब झारखंड में है। ये कब हुआ? 1940 में हुआ। ठीक है। कांग्रेस ऑफर्ड कॉपरेशन विद ब्रिटिश गवर्नमेंट इफ प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट सेटअप किया जाएगा। प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट अगर सेटअप किया जाएगा ना, तो ब्रिटिशर्स के साथ हम सपोर्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 में। बट 8 अगस्त 1940 को वायसरॉय लिंगलिथगो ऑफर्ड फ्रॉम शिमला से उन्होंने ऑफर किया, जिसका नाम रखा अगस्त ऑफर। ठीक है। आफ्टर अगस्त ऑफर टर्न डाउन द प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट डिमांड। देखो, जो इंडियन कांग्रेस जो माना था उसको मान ही नहीं रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस बोला था, इसका मतलब है कि एक टेम्पररी गवर्नमेंट तो हमारा बैठा दो, लेकिन माना नहीं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को अगर क्या क्या बात बोल रहे हैं, क्या क्या देने को तैयार है? सबसे पहले कि वायसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इमीडिएट एक्सपेंशन होगा, उसमें इंडियन को ऐड किया जाएगा। ठीक है। वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा जिसमें ब्रिटिश इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, मेकिंग बॉडी मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। लेकिन मतलब जो हमारा भारत में संविधान नहीं बना वैसा बनाया जाएगा, लेकिन ये सब लड़ाई के बाद होगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको रिजेक्ट करता है, उसको बोलते हैं डेड एज ए डोर नेल है। बट मुस्लिम लीग खुश था, क्यों? देख रहे हो कैसे खुश होता है। अब क्योंकि देखो वर्ल्ड वॉर 2 चाह रहा है, तो हम नहीं चाह रहे, भारत के लोग नहीं चाह रहे कि कांग्रेस पे ब्रिटिश पे उतना ज़्यादा दबाव हो जिससे वो खुद लड़ाई हार जाए, क्योंकि सामने वाली भी पार्टी अच्छी नहीं थी। ठीक है। बट हम ये भी नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर्स को लगे कि यार हम तो सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमने इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू किया। कैसे, कब शुरू किया? 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी ने कॉल दिया। पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही थे विनोबा भावे। उन्होंने शुरू कहाँ से किया? पवनार आश्रम से किया, महाराष्ट्र का पवनार आश्रम से किया। और उन्होंने सर्वोदय समाज बनाया था, जिसका काम था गांधी जी के आइडिया को प्रोपागेट करना। सेकेंड सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। थर्ड सत्याग्रही के थे ब्रह्मदत्त। और इस बारी जो मूवमेंट चलाया जा रहा था, वो जो मोटो था, उसका नाम था दिल्ली चलो स्लोगन। देखो, चलो दिल्ली आपसे पूछा जाएगा ना, चलो दिल्ली सुभाष चंद्र बोस जी के इंडियन आर्मी से रिलेटेड है। बट ये दिल्ली चलो, चलो दिल्ली, दिल्ली चलो अलग है। जापान अटैक कर देता पर्ल हार्बर पे, और विंस्टन चर्चिल उस समय प्रेसिडेंट था किसका? यूएसए का। ये ऑर्डर दे देता है कि अब चला दो मिसाइल। अब डिमांड फॉर पाकिस्तान,
क्या क्या बहुत सारे में पाकिस्तान का क्या क्या डिमांड चला था, अलग अलग साल में पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं पाकिस्तान का कैसे से क्या हो रहा था। सबसे पहले समझो हुआ क्या। मोहम्मद इकबाल पहली बार आर्टिकुलेट किया और डिमांड किया कि सेपरेट मुस्लिम कंट्री बनना चाहिए। और मोहम्मद इकबाल इलाहाबाद में जो सेशन हुआ ना 1930 में, मुस्लिम लीग का सेशन, उसको प्रेसाइड किया। ठीक है ना। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय मुस्लिम एक स्टूडेंट था जो कि इंग्लैंड में था, उसने बोला, रहमत अली उसका नाम था, उसने एक देश के बारे में सोचा जिसका नाम रखा पाकिस्तान, रखा पाकिस्तान। ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है ऐसे ही करके सिंध वगैरह। ठीक है। रहमत अली फाउंडेड द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को शुरू किसने किया, रहमत अली ने, इन 1933 टू प्रोपेगेट द आइडिया। और इसकी किताब का क्या नाम था, नाउ और नेवर। किताब में लिखा नाउ और नेवर, मतलब ये भी चाहते थे कि क्या, कि हमें अलग देश बनाया जाए। अब 1940 में मुस्लिम लीग जिसका प्रेसाइड करा था मोहम्मद अली जिन्ना, इसने डिक्लेयर किया कि मुस्लिम इन इंडिया मस्ट हैव ए सेपरेटेड स्टेट, कि हमको एक अलग देश चाहिए। और पाकिस्तान का रेजोल्यूशन हुआ जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोटली रिजेक्टेड, गवर्नमेंट पाकिस्तान रेजोल्यूशन था ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रिजेक्ट किया। मोहम्मद इकबाल क्या बोलते थे कि नेहरू पैट्रियट है बट जिन्ना पॉलिटिशियन है। मोहम्मद इकबाल क्या बोलते थे कि नेहरू जो है पैट्रियट है, देशभक्त है, बट जिन्ना क्या है, पॉलिटिशियन है। अब क्रिप्स मिशन आता है, अलग अलग मिशन पे क्वेश्चन देखो, ये मिशन क्रोनोलॉजी में है। मिशन को हेड कौन कर रहे थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, 1942 में आया। ये क्या बात कर रहे थे, सबसे पहले समझो बात क्या कर रहे थे। ये बोले थे कि भारत को हम डोमिनियन स्टेटस देंगे। और क्या बोल रहा था, भारत को क्या क्या देने की बात कर रहे थे, इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी बनेगी, यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी संविधान बनाई थी उसी तरह की बॉडी की बात की। मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम कहाँ से, प्रोविंशियल असेंबली से। और अगर प्रिंसली स्टेट जुड़ा गया तो प्रिंसली स्टेट क्या करेगा, कुछ लोगों को नॉमिनेट करेगा, सिंपल। पाकिस्तान डिमांड को, पाकिस्तान के जो डिमांड है ना उसको भी एकोमोडेट किया गया क्रिप्स मिशन में। वो बोला, क्रिप्स मिशन ने बोला कि कोई भी पार्ट अगर इस संविधान से एग्री नहीं करता तो ब्रिटिश के साथ अलग एग्रीमेंट करेगा। सिंपल बोला है कि अगर पाकिस्तान नहीं मान रहा है इस बात से तो वो ब्रिटिश से अलग से एग्रीमेंट करेगा। और लेकिन अभी भी डिफेंस किसके हाथ में छोड़ रहा है, ब्रिटिशर्स अपने हाथ में छोड़ रहा है। बट इंडियन नेशनल कांग्रेस और क्रिप्स मिशन का जो एग्रीमेंट था नेगोशिएशन में फेल हो गया। महात्मा गांधी जी क्या बोले कि यार क्रिप्स मिशन के बाद ये पोस्ट डेटेड चेक है ऑन ए फॉलिंग बैंक, मतलब ऐसा बैंक जो डूब रहा है उसका भी पोस्ट डेटेड चेक है, किसी काम का नहीं है क्रिप्स मिशन। उसके बाद इनवाइटेशन टू मुस्लिम लीग टू क्रिएट पाकिस्तान, मतलब मेन मोटो इसका यही था। महात्मा गांधी ने बोला कि मेन मोटो क्रिप्स मिशन का यही था कि मुस्लिम लीग आओ अपना एक देश बना लो। अब होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है। ये 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहाँ पे मिलता है, वारदा में मिलता है। और फेमस रेजोल्यूशन शुरू करता है क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 8 अगस्त 1942 को मिलता है। क्विट इंडिया मूवमेंट रेजोल्यूशन साइन किया करता है। और ये नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल था गांधी जी के लीडरशिप में। ये ग्वालियर टैंक पे मिलते हैं और इसको अगस्त क्रांति बोलते हैं, अगस्त क्रांति। एक्चुअली शुरू होने वाला था अगले दिन, ये बताना। स्लोगन क्या था, डू और डाई। उसके बाद लुई फिशर कौन थे, ये गांधी जी के साथ रिपोर्टिंग करते थे। कुछ लोग जो थे इस मूवमेंट के फेवर में नहीं थे, वो कौन कौन थे, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, मुस्लिम लीग इस मूवमेंट के फेवर में नहीं थे। अब इस मूवमेंट का प्रोग्रेस कैसे हुआ है, जैसे ही अगला दिन हुआ, इसी दिन शुरू होने वाला था, सारे लीडर को अरेस्ट कर लिया। भाई वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वो काहे नहीं अरेस्ट करेगा। अब महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू को आगा खान पैलेस में अरेस्ट किया गया। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया। फिर जाके ये दिवाली के समय बाहर भागा थे, ये भी याद रखना, दिवाली के समय। इन्हीं के बारे में बोला जाता है कि ये 20 दिन एग्जाम था बचा हुआ था, उस दिन ही भी ये कॉलेज छोड़ दिए थे। अंडरग्राउंड लीडरशिप किनके हाथ में था, अंडरग्राउंड रेडियो किनके हाथ में था, उषा मेहता जी के बारे में था।
जो हरिजन न्यूज़पेपर था गांधी जी का और एक नेशनल हेराल्ड था, दोनों को पब्लिकेशन से सीज कर दिया, उनका पब्लिकेशन बंद कर दिया गया। और अहमदाबाद का टेक्सटाइल मिल स्ट्राइक हुआ। ये इसको हम स्टालिन ग्रेड ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। अब कई जगह तो बिल्कुल पैरेलल गवर्नमेंट चल रही है कि नहीं हम नहीं मानेंगे। उसके बाद पैरेलल गवर्नमेंट में एक बलिया में चल रही है, यूपी में है बलिया, चिट्टू पांडे के किंगशिप में। उसके बाद जातीय सरकार कहाँ पे चल रही है, तामलुक और मिदनापुर में, ठीक है ना। और एक आर्म ग्रुप बनाया जाता है, इसका नाम है विद्युत वाहिनी। विद्युत वाहिनी आर्म्ड ग्रुप था, एक हथियार बंद ग्रुप था। सतारा में प्रति सरकार बनाई जाती है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का सतारा है ना, वहाँ पे प्रति सरकार बनाई जाती है। और भी लोग थे उसमें, नाना पाटिल, वाई चौहान, अच्युत पटवर्धन, नारायण मंडल और, ठीक है, तालचर जैसे उड़ीसा में भी ऐसे हुआ, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना रहने दे रहे, एक वीडियो और लगेगा जिसमें हम सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो, इंडियन नेशनल आर्मी जिसको हम आज़ाद हिंद फौज भी बोलते हैं, वो कैसे बना उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले इंडियन नेशनल आर्मी ऑर्गेनाइज किया गया किसके द्वारा, कैप्टन मोहन सिंह जी के द्वारा। कैप्टन मोहन सिंह जी एक्चुअली ब्रिटिश की तरफ से लड़ते थे। मलाया में लड़ाई कर रहे थे ना, तो जापान के सामने उनको सरेंडर करना पड़ा। मोहन सिंह जी अब हेल्प लेते हैं किनकी, ज्ञानी प्रीतम सिंह जी की। और जो ज्ञानी प्रीतम सिंह जी मोहन सिंह जी को बोलते हैं कि आप एक क्यों नहीं इंडियन नेशनल आर्मी बनाते हैं, कि उन लोगों को आप अपने आर्मी में रखिए जो या तो सरेंडर किए हैं, या जो भारतीय हैं जिनको यहाँ पे जेल में रखा गया है, या जैसे भी रखा गया है, क्योंकि वो ब्रिटिश की तरफ से लड़ रहे थे ना, तो उनको आप एक मिला के अलग ग्रुप बना लीजिएगा ना। तो हम बोल सकते हैं आईएनए का जो आइडिया था ना, दो लोग दिया, एक ज्ञानी प्रीतम सिंह जी और एक जो जापानीज थे इवाइची फुजीमुरा। क्योंकि जो इंडियन थे जो अरेस्ट हुए थे, उसको अरेस्ट कौन किया था, जापानीज। लेकिन जापानीज क्या चाहते थे कि इंडिया इकट्ठा हो जाए ताकि वो खुद ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, तो जापान का रास्ता थोड़ा आसान हो जाता ना, इसीलिए। तो पहला डिवीजन जो आईएनए का बना वो सितंबर 1942 में बना। कैप्टन मोहन सिंह जी पहला कमांडर था, ठीक है ना। तब सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह जी पहला कमांडर था, पहला डिवीजन। और पहला डिवीजन जो बनता है, पहले कमांडर थे कैप्टन मोहन सिंह जी। और रास बिहारी जो बोस जी की बात करते हैं, ये 1 सितंबर 1942 में पहले डिवीजन ऑफ आईएनए को फॉर्म किया। तो देखो यहाँ पे अगर 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 पहला कमांडर पूछा जाए तो मोहन सिंह जी, दिमाग की उपज कौन थी, इनकी। तो बनाया किन के द्वारा गया था, वो रास बिहारी बोस। दिमाग की उपज किन की थी ये पूछे तो आपको कैप्टन मोहन सिंह जी। सबसे पहले इनिशिएट कौन किया, लेकिन बनाया रास बिहारी बोस ने, ये याद रख लेना। उसके बाद रास बिहारी बोस को पॉलिटिकल रिफ्यूजी, मतलब उनको रहने को जगह दिया गया था जापान में। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग भी बनाया, ये अलग है, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग अलग है, आर्मी वाला ग्रुप अलग है। उसके बाद उन्होंने मार्च 1942 में कॉन्फ्रेंस करवाया टोक्यो में, ठीक है। उसके बाद ही उन्होंने सोचा कि हम एक आईएनए बनाते हैं या फ्री इंडिया लीजन बनाते हैं। उसके बाद ही बनाया सितंबर में। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में, अब सुभाष चंद्र बोस जी एरा आता है। अब जर्मनी में सबसे पहले, जर्मनी में ये भाग निकले। सबसे पहले उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर बनाया जर्मनी में, ठीक है। अब जर्मनी के जो डिक्टेटर थे एडोल्फ हिटलर ने उनको एफिलिएशन दे दी कि आप बना लो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट या फ्री इंडिया लीजन, ठीक है ना, और आर्मी, मतलब आर्मी बना लो, ठीक है। मतलब देखो एफिलिएशन क्या, मान लो अगर आप कोई देश बनाते हो तो किसी और का एफिलिएशन, जैसे बांग्लादेश बना था 1971 में, तो भारत का एफिलिएशन चाहिए था ना उसको। सिंपल आप थोड़ी देश बना लोगे। सेकेंड फेज ऑफ आईएनए ये सुभाष चंद्र बोस जी के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले वॉज ब्रॉड टू सिंगापुर, एक है 2 जुलाई 1943 को।
बाई मीन्स ऑफ जर्मन के साथ है और जापानीज सबमरीन के साथ मिलके। और इनको कमांड देखो, जो अभी कमांड किनके पास था, रास बिहारी बोस के। रास बिहारी बोस ने कमांड दे दिया किनको, सुभाष चंद्र बोस जी को। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 ग्रुप बनाए। एक का नाम रखा सुभाष, दूसरे का नाम रखा नेहरू, तीसरे का गांधी, चौथे का रानी ऑफ झांसी यानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, जापान के पीएम से टोजो से मिलते हैं। ठीक है ना, और जापान ने डिक्लेयर किया कि जापान के पास कोई टेरिटोरियल, मतलब जापान भारत पे कभी अटैक नहीं करेगा। ठीक है ना, उसने ये मनवा लिया। और सुभाष चंद्र बोस जी फिर आते हैं सिंगापुर और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाते हैं फ्री इंडिया का। कब, 21 अक्टूबर 1943 को। 2 आईएनए का हेडक्वार्टर बनाते हैं, कहाँ पे, रंगून में और एक सिंगापुर में। दिल्ली चलो का स्लोगन, चलो दिल्ली, मैंने बताया था दिल्ली चलो स्लोगन है। ठीक है ना, उन्होंने ब्रॉडकास्ट की एक आज़ाद हिंद रेडियो, और उन्होंने एड्रेस किया महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को पहली बार उन्होंने क्या बोला, फादर ऑफ द नेशन, क्योंकि उनको पता था कि हम भले ही यहाँ पे इंडियन नेशनल आर्मी बना ले, जब तक वहाँ के भारत के आम लोगों का एफिलिएशन या रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा तब तो कोई फायदा नहीं। और आम आदमी से एफिलिएशन दिलवाएगा कौन, महात्मा गांधी। फ्री इंडियन लीजन बनाए। देश नायक, इनको देश नायक कौन बोलते थे, देश नायक इनको बोलते थे रविन्द्रनाथ टैगोर। किनको, सुभाष चंद्र बोस जी को। महात्मा गांधी जी सुभाष चंद्र बोस जी को क्या बोलते थे, पैट्रियोट्स ऑफ पैट्रियोट्स, मतलब राजभक्त, देशभक्तों में बड़ा देशभक्त। और इन्होंने एक स्लोगन दिया था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दिलवाऊंगा। गिव मी योर ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम। और जय हिंद का नारा भी इन्होंने दिया था। ठीक है ना, उसके बाद आईएनए का जो बटालियन था वो शाहनवाज के साथ, एलॉन्ग विद शाहनवाज, ये जापानीज आर्मी के साथ मिलके इंडो बर्मा फ्रंट पे गए और इम्फाल कैंपेन में पार्टिसिपेट किया। बट जब ब्रिटिश ट्रूप्स फिर से रंगून को रिकैप्चर कर लिया 1945 में, और आईएनए का जो ट्रूप्स था ना उनको सरेंडर करना पड़ा, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रूप हैं। तो रेड फोर्ट ट्रायल बहुत फेमस है कि जो आईएनए के ट्रूप्स पकड़े गए थे उनका ट्रायल करना था। 3 लोग वेन फेमस है, शाहनवाज खान, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और पीके सहगल। इनके डिफेंस में आ गए भारत के बड़े बड़े वकील। सबसे बड़े वकील भूला भाई देसाई, इनको हेड कर रहे थे वकीलों को। उसके बाद थे तेज बहादुर सप्रू, केएन काटजू, जवाहरलाल नेहरू, आसफ अली, ये सब पहुंच गए इन तीनों को बचाने के लिए। पूरा भीड़ इकट्ठी हो गई इन तीनों को बचाने के लिए। कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया आईएनए रिलीफ और इंक्वायरी कमेटी। ठीक है ना, और इन तीनों को फिर अंग्रेजों के द्वारा छोड़ दिया गया। आईएनए डे किस दिन मनाया जाता है, 12 नवंबर को। आईएनए वीक किस दिन मनाया जाता है, 5 से 11 नवंबर को। रेड फोर्ट ट्रायल, ये माफी दे दिया गया किसके द्वारा, वॉवेल के द्वारा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 जो द्वीप था ना उसका नाम चेंज कर दिया। अंडमान का नाम कर दिया शहीद द्वीप और निकोबार का नाम कर दिया स्वराज द्वीप। अंडमान का शहीद, फिर निकोबार का स्वराज। ठीक है, उसके बाद सीआर फॉर्मूला याद रखना। ठीक है ना, देखो मुस्लिम लीग पहले ऑब्जर्व किया 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान, उन्हें ऑब्जर्व किया पाकिस्तान डे, और उसने बोला कि पाकिस्तान ही हमारा फाइनल गोल होना चाहिए हमारे मुस्लिम लोग को। ठीक है, अब सीआर क्या बोलता था, सीआर बोला कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को कि भाई ये कॉम्प्रोमाइज ही ऑप्शन है कि पहले दोनों मिल जाते हैं, वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ना तब तो प्लेबिसिट करवा लिया जाएगा कि उस एरिया में जहाँ पे मुस्लिम बहुत है उनसे वोट करवा दिया जाएगा कि क्या वो सच में भारत में रहना चाहते हैं, भारत से अलग होना चाहते हैं। इस आइडिया को मुस्लिम लीग सीधा सीधा रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद एक और आया फॉर्मूला जिसका नाम था देसाई लियाकत फॉर्मूला। इसमें भूला भाई देसाई थे और लियाकत अली थे। लियाकत अली मुस्लिम लीग की तरफ से, ये कांग्रेस की तरफ से, और ये चाहते थे कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जाए सेंटर पे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा बराबर बराबर है। इनको दोनों ने रिजेक्ट कर दिया, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों। अब वेबल प्लान आता है या शिमला कॉन्फ्रेंस आता है 1945 में। ठीक है, ये प्रोविंशियल इंटरिम गवर्नमेंट सेंटर पे बनाने की बात कर चलती है। नया एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया जाएगा, सारे उसमें भारतीय होंगे, वायसरॉय और कमांडर इन चीफ को छोड़ के। ठीक है,
और इसमें बोला गया कि जो ये मेंबर, ये ग्रुप होगा ना एग्जीक्यूटिव काउंसिल, उसमें मुस्लिम और हिंदू का बराबर बराबर लोग होगा। अब पता है मुस्लिम लीग इसमें क्या बोलता है? मुस्लिम लीग बोलता है कि जितने भी मुस्लिम होंगे वो सारे मुस्लिम लीग से होने चाहिए, कांग्रेस के मुस्लिम कोई गिनती नहीं करेंगे। ठीक है, तो अबुल कलाम आजाद क्या बोलता है? रिप्रेजेंटेड द कांग्रेस एट शिमला। देखो अब यहाँ पे कितना मजेदार खेल हो रहा है। कांग्रेस को रिप्रेजेंट करने कौन गए हैं? अबुल कलाम आजाद। और इसको मुस्लिम में मानेंगे ही नहीं जिन्ना, यानी मुस्लिम लीग वाले। ठीक है कैसे? अब जनरल इलेक्शन फिर 37 वाले में मुस्लिम लीग का बहुत बुरा हाल होता है, बट 1945-46 में ये बहुत अच्छा काम कर खेलता है। सबसे पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में कांग्रेस 91.3% सीट जाता है। मुस्लिम लीग पहली बार सारे मुस्लिम सीट जीतता है। ठीक है ना। उसके बाद प्रोविंशियल असेंबली में, राज्य वाले में, कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी में जीतता है। बॉम्बे में, मद्रास में, बिहार में, उड़ीसा में, सेंट्रल प्रोविंस में, यूनाइटेड प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कांग्रेस 30 सीट जाता है, लेकिन मुस्लिम लीग सिर्फ 17 सीट जीता है। पंजाब में कोलिजन गवर्नमेंट बनती है, किसकी? कांग्रेस, अकाली और यूनियनिस्ट पार्टी की। मुस्लिम लीग को मेजोरिटी कहाँ कहाँ मिलती है पता है? बंगाल में और सिंध में। कृषक प्रजा पार्टी के हेड कौन थे पता है? फजहुल हक। ये नाम बस याद रख लेना। उसके बाद RIN म्यूटनी, ये वो चीज़ था ना जिसके बाद ब्रिटिशर्स को लगा होगा कि नहीं अब हम रह ही नहीं सकते। ठीक है ना, मतलब जिस नेवी पे इतना फुदक रहे थे वो नेवी सपोर्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, ये 1946 के 18 फरवरी को स्टार्ट हुआ। कहाँ पे? HMIS तलवार में। सारे नेवल बेसिस पे स्ट्राइक हो गया। अब लोगों को, भारत के लोगों को जाना पड़ा मनाने के लिए। ठीक है ना, क्योंकि उनको पता था कि अभी अगर इनको छूट दे दी आर्मी को ये, तो वो हमेशा करेंगे। जब भारत आ जाएगा राज करने भारत के लोग, तो भी वैसा करेंगे, तो उनको उतना पावर नहीं देना है। तो सरदार पटेल और जिन्ना ये मैनेज किए कि परसुएड किए, ठीक है, सरेंडर करो इंडिया के सामने, कि आप नहीं, ये बोला कि आप अगर नेवल मतलब ऑफिसर को बोला, नेवी ऑफिसर को, कि आप सरेंडर करो भारत के सामने, भारत के लिए आप सरेंडर ब्रिटिश के सामने नहीं कर रहे हो। ठीक है, और सोल्जर जो चाहते थे ना कि BC दत्त जो हेड थे उनको जल्दी से जेल से रिहा कर दिया गया। अब कैबिनेट मिशन होती है। RIN म्यूटनी के जस्ट बाद 3 मिनिस्टर आते हैं। 3 मिनिस्टर में कौन है? एक पैट्रिक लॉरेंस, ये हेड है। सर स्टैफर्ड क्रिप्स ऑलरेडी आए हुए हैं। AV एलेक्जेंडर ये आए, दिल्ली आए। अब इनका रिकमेंडेशन बहुत काम का है। इन्होंने ही बोला होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए। ठीक है ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जो सरकार बनाएगी। रिकमेंडेशन क्या था? सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया में कौन कौन होगा? ब्रिटिश इंडिया होगा और इंडियन स्टेट होगा। मतलब ब्रिटिश के अंदर जो है लगभग 66% एरिया, और इंडियन स्टेट मतलब प्रिंसली स्टेट। रेसिड्यूरी पावर मतलब ऐसा पावर जो संविधान में नहीं लिखा होगा वो किसको दिया जाएगा? प्रोविंस को दिया जाएगा। 3 ग्रुप में बांट दिया गया, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप A में कौन कौन आएगा? मद्रास, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, ये सब याद नहीं करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस बात पे तो एग्री कर गए कि हम संविधान के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे, बट इंटरिम गवर्नमेंट का जो फॉर्मूला था ना, एक तत्कालीन गवर्नमेंट का, उस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मान रहा था। बट मुस्लिम लीग बोला, मुस्लिम लीग सोचा कि यार इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मान रहा, हम ही बना देते हैं। 6 जून को एक्सेप्ट कर लिया, बट बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्री कर गया कि हम केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट अब मुस्लिम लीग को लगा कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? जो कैबिनेट मिशन में जो अपना एसेंट दिया था, मान गया था ना 6 जून को, अब बोला ना हम नहीं मानेंगे। तो 29 जून को 1946 को वो कर दिया, उससे बाहर निकल गया। अब बोला कि हम तो मारपीट करे चाहे कुछ भी करके हमको अलग होना ही है। तो 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन करता है, बिल्कुल मारपीट। मुस्लिम लीग क्या बोले? लेकर रहेंगे पाकिस्तान, लेकर रहेंगे पाकिस्तान। ठीक है, मेन एरिया था नाव खाली। ठीक है, उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनती है, जवाहरलाल नेहरू बनते वाइस प्रेसिडेंट, और बाद में मुस्लिम लीग के भी 5 मेंबर आ गए। ठीक है,
लियाकत अली को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एग्रीकल्चर एंड फूड पूछा जाता है, बलदेव सिंह जी को डिफेंस, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स, ये जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली पहली बार कब, 9 दिसंबर को 1946 को। मुस्लिम लीग बिल्कुल बायकॉट कर दिया। अब इटली का डिक्लेरेशन क्या आता है कि भारत को छोड़ के ब्रिटिशर्स कब आएगा, 30 जून 1948 को आएगा, और लॉर्ड माउंटबेटन को हम नया वायसराय बना के भेजते हैं। माउंटबेटन प्लान आता है जिसको 3 जून प्लान भी बोलते हैं, जून 3 प्लान, ये 24 मार्च 1947 को आया, ठीक है ना। इसमें क्या कि जल्दी से जल्दी भारत को पावर ट्रांसफ़र करते हैं, और डेट क्या ट्रांसफ़र ऑफ पावर का रखा गया, 15 अगस्त 1947 का। दोनों ने पार्टी मान लिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, और इसके बेसिस पे ही एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1947। 14 अगस्त को पाकिस्तान को दिया गया, 15 अगस्त को भारत को आज़ादी। पहला गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान का बना था वो जिन्ना बना था। पीएम कौन बना था, लियाकत अली। इंडिया की तरफ से गवर्नर जनरल कौन बना था, माउंटबेटन। और जवाहरलाल नेहरू क्या बना था, प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर। लॉकहार्ट क्या बना था, लॉकहार्ट को कमांडर इन चीफ बनाया गया था, कब तक, 31 दिसंबर 1947 तक। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया पार्टीशन दिल्ली सेशन में, और दिल्ली सेशन में हेड कौन थे, जेवी कृपलानी। तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के वो सेशन जिस सेशन में भारत आज़ाद हुआ उस समय कौन थे हेड, जेवी कृपलानी। अब्दुल गफ्फार खान ये चाहते ही नहीं थे कि पार्टीशन हो, ठीक है। प्रिंसली स्टेट को 3 ऑप्शन दिया गया कि या तो भारत से मिल जाओ, या तो पाकिस्तान से मिल जाओ, या तो अकेले रहो, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन ने रिप्लेस किया बाल्कन प्लान को जो कि माउंटबेटन का प्लान था। और डॉक्टर सैफुद्दीन खिचली इसने बोला कि नेशनलिज्म सरेंडर किया टू कम्युनिज्म, कि ये स्टेटमेंट है कि भारत का जो राष्ट्रीयता था ना वो झुक गया जब लोग धर्म के कारण अलग हो रहे तो उसके सामने। बाउंड्री कमीशन इम्पॉर्टेंट है, साइरिल रेडक्लिफ वो कमीशन के हेड थे। रिपोर्ट उन्होंने दिया 12 अगस्त 1947 को, बट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग उसको कब किया पब्लिक के सामने, 17 अगस्त को। मतलब जब 14 अगस्त 15 अगस्त को लोग इधर से उधर भाग रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था हम किस देश में। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए। पहले स्पीकर जो बने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका नाम है जीवी मावलंकर, और 15 अगस्त 1947 को गाना गया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, MS सुब्बा लक्ष्मी के द्वारा। एक वर्ड याद रखिए, सी ऑफ कैलामिटी किससे रिलेटेड है, उड़ीसा में जो अकाल आया था ना 1868 में, बोला कि उससे ज़्यादा तो लोग मरे ही नहीं कभी, उसको सी ऑफ कैलामिटी बोलते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी की बायोग्राफी किसने लिखी, फ्रैंक मॉरिस ने लिखी, ठीक है। और गवर्नमेंट का हिस्टोरियन कौन था, पट्टाभी सीतारमैया। मतलब गवर्नमेंट का के बारे में जो भी लिखना, जो हिस्ट्री लिखना होता वो कौन लिखते थे, पट्टाभी सीतारमैया। देखो मॉडर्न हिस्ट्री में ना 1-2 वीडियो और बनाएंगे थोड़ा अलग, बट ये जो टाइमलाइन था ना 1885 से 1947 वाला वो एंड हो गया, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है, काम मेरा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।